पिछले 5 मंथ में अशरफ गनी की सरकार ने अफ़गानिस्तान में अपना कंट्रोल खो दिया है। इसी दौरान तालिबान ने पंजशील वैली को छोड़कर अफ़गानिस्तान के ऑलमोस्ट सारे एरिया पे कब्जा कर लिया। इसी दौरान तालिबान ने यह घोषणा किया है कि आने वाले दिन में वो अफ़गानिस्तान में अपना सरकार बनाएगा। ये तालिबान कौन है? आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान क्राइसिस कैसे शुरुआत हुई, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी अफ़गानिस्तान में कैसे आया, ईरानियन रेवोल्यूशन का क्या इन्फ्लुएंस था, ईरानियन रेवोल्यूशन के आउटकम्स का अफ़गानिस्तान के पॉलिटिक्स में क्या रोल रहा, ऑपरेशन स्टॉर्म 333 क्या है, मुजाहिदीन का जन्म कैसे हुआ, डॉक्टर मोहम्मद नजीबुल्लाह रदीम और साथ ही कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी अफ़गानिस्तान से कैसे ख़त्म हुआ, साथ ही मुजाहिदीन ने कैसे अफ़गानिस्तान में अपना गवर्नमेंट बनाया। ये सारा चीज़ इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। अफ़गानिस्तान क्राइसिस। अफ़गानिस्तान की समस्या दो अलग अलग विचारधाराओं के कारण उत्पन्न हुई। यूएसए जो कैपिटलिस्ट विचारधारा के थे और यूएसएसआर जो कि कम्युनिस्ट विचारधारा के थे। इन दोनों अलग अलग विचारधाराओं के बीच में अफ़गानिस्तान में समस्या उत्पन्न हुई। अफ़गानिस्तान की समस्या को इस वीडियो में दो अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, दैट इज प्री कोल्ड वार एंड पोस्ट कोल्ड वार। प्री कोल्ड वार, ये कहानी 30 अप्रैल 1978 की है, जब नूर मोहम्मद ताराकी अफ़गानिस्तान के कम्युनिस्ट प्रेसिडेंट बने। उस समय कम्युनिस्ट के अंदर ही अलग अलग मतभेद चल रहे थे। इसी दौरान हफीजुल्लाह अमीन भी इसी पार्टी में एक लीडर थे। उन्होंने नूर मोहम्मद ताराकी को मारकर खुद को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर लिया। इस बात को देखकर यूएसएसआर को अच्छा नहीं लगा और इसी के साथ यूएसएसआर जो कि सोवियत रसिया था उस समय, उन्होंने अफ़गानिस्तान में इंटर किया। ऐसा नहीं था कि नूर मोहम्मद ताराकी कभी हफीजुल्लाह अमीन को मारने का कोशिश नहीं किया। इन दोनों के अंदर कई बार ऐसा हमला पहले भी हो चुका था एक दूसरे के द्वारा। ईरानियन रेवोल्यूशन। इसी दौरान अफ़गानिस्तान के पड़ोसी ईरान में सेम सिचुएशन था। जहां ईरान में कैपिटलिस्ट वर्सेस इस्लामिक की लड़ाई चल रही थी, वहीं अफ़गानिस्तान में कम्युनिस्ट वर्सेस इस्लाम की लड़ाई चल रही थी। तब के प्रेसिडेंट मोहम्मद रेजा जो कि ईरान में मॉडर्न सोच के साथ आए और उन्होंने बहुत सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया, मॉडर्नाइजेशन पे काम किया, लेकिन उनको सत्ता की ऐसा भूख लगी कि उन्होंने अपने ऑपोजिशन को मरवा दिया और साथ ही पार्लियामेंट को भी डिसमिस कर दिया। यह सब देख वहाँ के इस्लामिक ग्रुप ने उनके खिलाफ रिवोल्ट से दिया और कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को वहाँ से पूरी तरह ख़त्म करके एक इस्लामिक सरकार वहाँ बनाया। यह देख हफीजुल्लाह अमीन को अच्छा नहीं लगा। उसे इस बात का डर हो गया कि यही अफ़गानिस्तान में भी कहीं इस्लामिक ग्रुप कम्युनिस्ट को सत्ता से हटा न दे। इस कारण हफीजुल्लाह अमीन ने अपने कुछ पॉलिसी चेंज किए, जैसे वहाँ जगह जगह मॉस्क्यू बनाना शुरू कर दिया। अपने सारे स्पीच में अल्लाह शब्द का यूज़ किया, कुरान के कॉपी बातें और जितने भी रिलीजियस कंजर्वेटिव लीडर थे उनको अपीज करने लगा। हफीजुल्लाह अमीन का ये बिहेवियर देख यूएसएसआर ने उनके खिलाफ ऑपरेशन स्टॉर्म 333 शुरू किया और इस ऑपरेशन में उन्हें मार दिया गया। इसका दो मुख्य रीजन है, एक आइडियोलॉजिकल, दूसरा जियोपॉलिटिकल। आइडियोलॉजिकल मीन्स यूएसएसआर नहीं चाहता था कि उनका कम्युनिस्ट विचारधारा इतना डाइल्यूट हो। दूसरा जियोपॉलिटिकल रीज़न ये था कि यूएसएसआर नहीं चाहता था कि अफ़गानिस्तान में उसका कंट्रोल लूज हो और यूएसए वहाँ पे अपना आके कब्जा कर ले। इसी दौरान उसने बाबरक करमान को वहाँ का नया प्रेसिडेंट बनाया। बाबरक करमान जो कि
पीडीपी के नेता थे, वो सत्ता में आने के बाद लगभग 2700 पॉलिटिकल प्रिजनर को रिहा किया। उन्होंने घोषणा किया फ्रीडम ऑफ स्पीच का, फ्री इलेक्शन का। उन्होंने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का भी बात कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि राइट टू प्रोटेक्ट एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन। उन्होंने फ्लैग को चेंज कर दिया, जो पहले सोवियत रेड हुआ करता था उसको चेंज करके कुछ इस टाइप में बना दिया। ये सब देख यूएसएसआर का दिन प्रतिदिन अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था। यह सब देख यूएसए कहाँ चुप रहने वाला था। उसने ऑपरेशन साइक्लोन स्टार्ट किया। इस ऑपरेशन के दौरान उन्होंने वहाँ के पश्तून मेजॉरिटी को, या यूँ कहे वहाँ के गोरिल्ला जो वॉरियर्स थे, उनको बैक से पैसा और आर्म्स एमुनेशन प्रोवाइड करने लगा। शुरुआती दिन में यूएसए ने $5 लाख की रकम मुजाहिदीन को दिया और यहीं से मुजाहिदीन का जन्म अफगानिस्तान में होता है। मुजाहिदीन कौन थे? मुजाहिदीन जनरली अफगान के वो लोग थे जो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी के खिलाफ थे। मेनली इसमें पश्तून एथेंसिटी के लोग थे और इसको CIA, MI6, ISI और सऊदी अरब का इंटेलिजेंस बैक से सपोर्ट कर रहा था। बस इसी साल अमेरिका में सत्ता बदल जाता है और रोनाल्ड रेगन नया प्रेसिडेंट बनता है और वो इस ऑपरेशन साइक्लोन को जारी रखता है और उनके कार्यकाल तक सपोर्ट $3 बिलियन से भी ऊपर पहुंच जाता है। और मुजाहिदीन अब तक इतना मजबूत हो जाता है कि उनके पास रॉकेट लॉन्चर तक भी आ जाता है। इसके बाद सन 1987 में डॉक्टर मोहम्मद नजीबुल्लाह अफगानिस्तान में सत्ता में आते हैं। उनके आने के बाद 1988 में वो पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, जिसमें वो कहते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों एक दूसरे के इंटरनल अफेयर में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, जिसे जेनेवा एक्रोड के नाम से भी जाना जाता है। और इसका गारंटर यूएसएसआर और यूएसए बना। साथ ही इसमें अमेरिका ने एक और बात कही कि वो मुजाहिदीन को फंड करना बंद कर देगा। उसका एक ही शर्त है, जब यूएसएसआर अफगानिस्तान से अपना सेना पीछे ले ले। इस बात पे यूएसएसआर राज़ी हो जाता है और वो अपना सेना पीछे ले लेता है, और इसी ताकि मुजाहिदीन को फंड मिलना बंद हो सके। जैसे ही यूएसएसआर अपना सेना को वापस ले लेता है, नजीबुल्लाह कुछ पॉलिसी में चेंज करता है। उन्होंने अपना पावर को कम कर लिया, साथ ही वन पार्टी रूल को ख़त्म कर दिया और वादा किया नया इलेक्शन का 1988 में। फिर से फ्लैग को चेंज कर दिया और नजीबुल्लाह इस इलेक्शन में फिर से एक बार जीत जाता है। और ये सब देख मुजाहिदीन के लोगों को अच्छा नहीं लगता। उन्हें लगता है कि ये सही नहीं हुआ, इलेक्शन सही नहीं है, और वो डॉक्टर नजीबुल्लाह पे हमला कर देता है। चूँकि अब 1991 आ चुका है, इस समय जेनेवा एक्रोड के अनुसार यूएसएसआर अपना सेना वापस तो ले लिया था, लेकिन यूएसए मुजाहिदीन को अभी तक सपोर्ट कर रहा था। चूँकि यूएसएसआर खुद एक प्रॉब्लम से जूझ रहा है, वो उतना मदद नजीबुल्लाह को नहीं कर पाता, जिसके कारण ये होता है कि नजीबुल्लाह की सरकार को मुजाहिदीन लोग उखाड़ फेंकते हैं। 1992 आते आते अफ़गानिस्तान में ऑलमोस्ट 50% से ऊपर जो है मुजाहिदीन का कब्ज़ा हो जाता है और नजीबुल्लाह को सरकार से हटा दिया जाता है, जिसे आगे चल के अफ़गान सिविल वार के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे चूँकि मुजाहिदीन अलग अलग एथेंसिटी के लोगों का ग्रुप था, तो वार जीतने के बाद अंदर ही पावर को लेकर विद्रोह होने लगता है। लेकिन लास्ट में ये पावर रबानी को दे दिया जाता है और 1992 में अफ़गानिस्तान में रबानी प्रेसिडेंट बनता है और यहीं से मुजाहिदीन की सरकार अफ़गानिस्तान में रूल करना शुरू कर देता है। थैंक यू। अगला वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे तालिबान अफ़गानिस्तान में इंटर करता है, तालिबान का जन्म कैसे होता है। साथ ही ये भी देखेंगे ओसामा बिन लादेन कौन था
ओसामा बिन लादेन का अफगानिस्तान से क्या लेना देना था, नॉर्दर्न अलायंस किया था, यूएसए कैसे अफगानिस्तान में आया और रिसर्जेंस ऑफ तालिबान फिर से कैसे शुरू हुआ।